नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। आज हम लोग बात करने वाले हैं किस प्रकार से आप अपने फूड की कॉस्ट को कम कर पाएंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, एक ईमेल का स्क्रीनशॉट है जो कि अमित का है। अमित मुंबई में रहते हैं और इन्होंने मेरे जो क्लाउड किचन के जो प्रोग्राम्स हैं उनको इनरोल्ड किया है। इन्होंने जो मेरे क्लाउड किचन के जो प्रोग्राम्स हैं आज से 5 महीने करीब पहले लिया था और 5 या लगभग 6 महीने बाद इन्होंने मुझे उसका फ़ीडबैक भेजा है। उससे पहले से ये मेरी वीडियो देखते थे, ये नहीं कि अचानक इन्होंने आके मेरे कोर्स को या मेरे प्रोग्राम को इनरोल कर दिया। अगर इनके बारे में बताऊं, ये पिछले लगभग 10 साल से इसी फूड बिज़नेस में है। इन्हें बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस है फूड बिज़नेस का। और इनका जो काम था, इनका जो इवेंट्स होते हैं, शादी ब्याह हो गया या गणपति हो गया या इसी प्रकार के इवेंट जहाँ पे हम लोग बल्क में खाना बनाते हैं, ये इनका उस तरीके का काम था। पर जिस तरीके की सिचुएशंस है, इन्होंने भी अपने आप को बदलने की सोची, एक नए मॉडल पे इन्होंने अपने आप को लाने की सोची और इन्होंने अपने डिलीवरीज़ के काम स्टार्ट किए। इनका जैसा भी मेरे साथ जो भी एक्सपीरियंस रहा, इन्होंने पूरा मेंशन करा है अपने ईमेल के अंदर। और ये कोई ऐसा नहीं है कि इन्होंने अचानक से मैंने आज इनको कुछ बेचा और कल इन्होंने मुझे भेज दिया लिख के। इन्होंने लगभग 6 महीने लिए इस मेल को लिखने के लिए और अब इनका एक नया सेगमेंट आ गया है और ये जल्द ही एक नए ब्रांड के साथ भी आने वाले हैं। इस जो बताने का, इस पूरी इन्फॉर्मेशन को बताने का आपका मकसद यही है कि इन्होंने अपने आप को जस्ट डायल में भी लिस्ट किया है। तो आप में से ऐसे सारे लोग जो कि क्लाउड किचन या फूड डिलीवरी चला रहे हैं, तो प्लीज़ आप भी अपने आप को जस्ट डायल में लिस्ट करवा लीजिए ताकि आपके पास वहाँ से कुछ बल्क में ऑर्डर आ पाएँ। दूसरा, मैं इनका यहाँ धन्यवाद भी दूंगा कि आपने एक बहुत ही जेन्युइन फीडबैक लिखा मेरे लिए। तो चलिए टॉपिक पे फिर से वापस आते हैं। फूड कॉस्ट से मेरा मतलब है कि जो भी हम लोग पूरे महीने में खाना बनाने के लिए, अपने कस्टमर को सर्व करने के लिए खर्च कर रहे हैं, वो सारी कॉस्ट हमारी फूड कॉस्ट है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग बात फूड की करेंगे, किसी भी और प्रकार की कॉस्ट की बात नहीं करेंगे। लगभग मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट बना के रख लिए हैं। आपको इन 5 पॉइंट का ध्यान रखना है क्योंकि यही सारी जो टेक्निक्स होती है, यही सारी चीज़ें होती हैं, हम जब एक्चुअल ग्राउंड पे आते हैं हमें करनी होती है, पर हमें इनकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती है और हम लोग यहाँ पे नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आती हैं, अगर आपने कोई मैनेजर हायर करा है या खुद भी आप काम कर रहे हैं, तो आपको जो ऑर्डरिंग करनी है वो भर के नहीं कर ले रही है। आपको अपनी ऑर्डरिंग का जो भी आप मटेरियल ऑर्डर कर रहे हैं, चाहे आप डेयरी ऑर्डर कर रहे हैं, अपनी ग्रॉसरीज ऑर्डर कर रहे हैं, नॉन वेज, फ्रोज़न, सी फूड या किसी भी प्रकार का आप लोग फूड ऑर्डर कर रहे हैं, तो आपको उस पर नज़र रखनी है। क्योंकि अधिकतर यही होता है कि हम लोग 2-4 दिन ये बातें ध्यान रखते हैं, पर चौथे से 5वें दिन हम लोग खुद भूल जाते हैं, हम लोग खुद मालिक होते हैं और बिना देखे हम लोग चीज़ों को ऑर्डर करने लग जाते हैं। जब ज़्यादा चीज़ें ऑर्डर होती है, जो शेफ़ होता है उसे लगता है कि भैया कि इन्होंने ढेर सारा पनीर ऑर्डर कर दिया है, ढेर सारा दूध ऑर्डर कर दिया है, ढेर सारा दही ऑर्डर कर दिया है या बहुत सारा नॉनवेज आ गया है, तो मुझे ये पकाना ही पड़ेगा। अगर मैं ये नहीं पकाऊंगा तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप ज़्यादा ऑर्डर करते हैं तो ज़्यादा चीज़ें पकती हैं और ज़्यादा चीज़ें पकती हैं तो वो ख़राब होती है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ यही ध्यान रखना है, आपको उतना ही ऑर्डर करना है जितने की आपको ज़रूरत है। आपको चेक करना है और चेकिंग के बाद ही ऑर्डर करना है। दूसरा, यहाँ पे आते हैं हमारे पोर्शन साइज़। आप जो भी पोर्शन दे रहे हैं प्लीज़ उसको मेंशन करके रखिए। अगर आप एक फ्राइड राइस का पोर्शन दे रहे हैं तो आपके सभी स्टाफ को पता होना चाहिए कि आपके पोर्शन का साइज़ क्या है। गलत पोर्शन साइज़ देना एक बहुत ही, मतलब कि एक तरीके से आप बोल सकते हैं एक मेन कारण है। अभी जैसे कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, आपने कोई कुक रखा है या शेफ़ रखा है जो मॉर्निंग में काम कर रहा है, दूसरा लंच के टाइम काम कर रहा है, तीसरा आपका इवनिंग के टाइम काम कर रहा है। अब तीनों को नहीं मालूम है कि एक चिकन, अगर एक बटर चिकन का एक पोर्शन है उसके अंदर कितने पीसेस देने हैं, तो कोई 2 पीस देगा, कोई 4 पीस देगा, कोई 6 पीस देगा और कोई तो क्या पता हो सकता है पूरा का पूरा मुर्गा ही दे दे क्योंकि उसको नहीं पता है। तो यही अगर आप अपनी वो चीज़ें मेंशन करके रखेंगे तो सबको मालूम होगा, सब में एक सिमिलैरिटी आएगी और आप खुद भी एक्चुअल में कैलकुलेट कर पाओगे कि भैया मेरा कितना आइटम कहाँ जा रहा है। तो ये पोर्शन साइज़ प्लीज़ ज़रूर आप लोग मेंटेन करके रखिएगा। इसके बाद जो तीसरी है वो है हमारी इम्प्रॉपर स्टोरेज। इम्प्रॉपर स्टोरेज से जो भी आपका खाना आप सामान बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से रखना और जो खाना बन के बच जा रहा है उसे भी पूरी तरीके से अच्छी तरीके से सुरक्षित रखना। अब जो खाना हम लोग बाहर से मंगा रहे हैं, सामग्री या रॉ मटेरियल हम लोग बोलते हैं, जैसे मान लीजिए चीनी, अगर चीनी को आप ऐसी जगह रखोगे, ऐसी खिड़की के सामने रख दोगे या किचन में रख दोगे तो वो सारी मेल्ट हो जाएगी। हो सकता है कि उस पर चींटियाँ लग जाए और वो चीनी फिर आपके किसी भी काम की नहीं रहेगी। सेम अगर आप उसको धूप में रख
देंगे तो पूरी इतनी गिलगिली हो जाएगी, आप अगर आपको 1 चम्मच डालना होगा तो इतने मोटे मोटे डले बन जाएंगे और आपको डले ही डालने पड़ जाएंगे और वो भी एक तरीके से बेकार है। या फिर अगर आपने कोई सब्ज़ी ऑर्डर करी है, अगर आप उसको बाहर ऐसी छोड़ दे रहे हैं तो हो सकता है कि उस पर किसी प्रकार के कॉकरोचेस आ जाएं, कोई ऊपर से छिपकली गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि अब सेम ये सारी चीज़ें होती हैं, मक्खियाँ बैठ रही हैं, उससे किसी को बीमारियाँ हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें आप देखते हैं तो आपको लगता है यार इस पे ये हो रहा है तो या मैं उसको फेंक दूँ, या आप प्रॉपर सेग्रीगेट करके नहीं रखते हैं अपनी चीज़ों को। तो आपको यहाँ पे यही ध्यान रखना है, अगर ऐसी चीज़ें जो ख़राब होती हैं आपको फ्रीजर्स में रखना है। सारा रॉ मटेरियल आपको डब्बों के अंदर डाल के खुला पैकेट्स में नहीं रखना है। यही सारी चीज़ें जो भी आपकी फ्रीजिंग वाली चीज़ें, जैसे कि मान लें आपकी फ्रेंच फ्राइज आ रही है तो आपको उसको फ्रोज़न में रखना है, ना कि फ्रिज में या बाहर। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कंट्रोल करेंगे तो आपका बहुत सारा पैसा बचता है। इसके बाद जो चीज़ें पक जाती है, जैसे मान लीजिए मैंने एक तंदूरी चिकन बनाया और वो बच गया तो मुझे स्टोर करने के लिए उसे रखना पड़ेगा। अगर मेरे पास ज़्यादा पोर्शन है तो मुझे सिर्फ फ्रोज़न में रखना है, अगर कम पोर्शन है तो मैं नॉर्मल फ्रीज़र में रख सकता हूँ। मैं बहुत सारा पनीर लेके आ गया हूँ जो कि मेरे पास खाना बच गया है, तो उसको मुझे प्रॉपर स्टोरेज करके रखना है, उसे अच्छे से ठंडा करना है, उसे अच्छे से कवर करना है, उसे ऐसी जगह रखना है जहाँ पे कि दूसरी नॉनवेज की स्मेल उसके अंदर ना आ पाए। या फिर मैंने बहुत सारा चावल पका लिया है, मैं ये नहीं कि रात को उसको फेंक दूंगा, मैं उसे अच्छे से कवर करूँगा। पहले तो मैं ठंडा कर लूँगा, उसे अच्छे से कवर करूँगा और उसे मैं अच्छे से डेट और टैग के साथ अंदर रख दूँगा। तो इस प्रकार की तकनीक आपको पूरी इस्तेमाल करनी पड़ती है कच्चे मटेरियल, रॉ मटेरियल के लिए और पकने के बाद कुक फूड के लिए भी। अगर आप ये भी कर पाते हो तो आप बहुत सारा पैसा बचा पाते हो, क्योंकि यही सारा पैसा आप देखेंगे कि अगर आप अपने गार्बेज को वेट करते हैं या देखते हैं कितनी आप लोगों की वेस्टेज हो रही है, आप देखेंगे कि बहुत बड़ा अमाउंट आप लोग कचरे में, नालियों में फेंक देते हैं। आपके शेफ़ लोगों को भी लगता है कि वो गलत कर रहे हैं, पर उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आप खुद ही कंट्रोल नहीं कर रहे होते हो। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन की। ओवर प्रोडक्शन से मतलब है कि किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा पका लेना। अब हमेशा, चाहे मैं एक शेफ़ के तौर पे काम करूँ, एक मालिक के तौर पे काम करूँ, मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं भाई खाना कम ना पड़ जाए, मेरी फ्रेंच फ्राई कम ना पड़ जाए, मेरा चिकन कम ना पड़ जाए, मेरा चावल कम ना पड़ जाए, दाल कम ना पड़ जाए। तो हम लोग इतना ज़्यादा बना लेते थे कि लास्ट में हमको वो फेंकना पड़ जाता था। तो आपको यहाँ पे इन चीज़ों को कंट्रोल करके रखना है। आप यहाँ पे सिंपल से एक मैं आपको एग्जांपल बताने की कोशिश करूँगा। हम लोग क्या करते थे, हमें मालूम था कि हर बार हमारी दाल ख़त्म हो जाती है, तो हम लोग एक ऐसी दाल हमेशा बॉईल करके फ्रिजेज़ में रखते थे जिसको कि हम लोग हमेशा तीसरे दिन यूज़ कर लेते थे। तो जब भी हम लोगों को शॉर्टेज पड़ती थी तो हम लोग उस दाल का इस्तेमाल कर लेते थे, नहीं तो तीसरे दिन हम उसका यूज़ कर ही लेते थे। तो हम लोग हमेशा एक बैकअप में दाल हमेशा बॉयल करके फ्रिज के अंदर रख देते थे, क्योंकि हमेशा वो दाल हमारी 3 दिन तक चलती थी, नहीं तो तीसरे दिन हमें उसे यूज़ करना ही होता था। तो आप भी इसी प्रकार से किसी तरीके के ऐसे कॉन्सेप्ट्स या फॉर्मूलेस तैयार कर सकते हैं जहाँ पे कि आपकी वेस्टेजेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी, या आपका जो ओवर प्रोडक्शन जो आप लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल ना के बराबर या बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें ख़त्म तो नहीं हो सकती, बंद तो नहीं हो सकती, पर तब भी मिनिमम तो हो ही जाती हैं। जो सबसे लास्ट है वो है हमारे यहाँ पे अनट्रेंड स्टाफ। आप अपना स्टाफ रखते हो, हम लोग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट चलाते हैं, क्लाउड किचन रेस्टोरेंट चलाते हैं, हम लोग ऐसे स्टाफ को रखते हैं जिनकी की सैलरी कम होती है। पर आप स्टाफ कैसा भी रखिए, बट एटलीस्ट उसको चेक जरूर कर लीजिए कि उसमें कितनी कॉमन सेंस है। विदाउट कॉमन सेंस का स्टाफ मत रखिए, और जो भी आप स्टाफ रख रहे हैं एटलीस्ट उनको कुछ समय दीजिए समझने के लिए, अपनी कंपनी के बारे में बताइए, खाने को किस तरीके से हैंडल करना है, खाने को जब हम लोग रिसीव करते हैं किस प्रकार से उनको रखना है, खाना पकने के बाद स्टोरेज करनी है, क्योंकि सिंपल चीज़ें हैं, आप उनको समझा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी सिखाना है उन लोगों को, जब भी आप लोग कटिंग करेंगे, मीज़ा प्रिपेयर करेंगे, तो आपको किस तरीके से सारी चीज़ें प्रोसेस करना है। तो ये सिंपल से 5 कॉन्सेप्ट, 5 तरीके मैंने आपको बता दिए, जिससे कि आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा अगर आप सीरियसली इस वीडियो को देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आप भी अपनी फूड कॉस्ट कम करने के लिए थोड़ा सा अग्रसर हो जाएंगे, या फिर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नीचे व्हाट्सएप का नंबर भी दिया है, मैं आपकी अपने जो प्रोग्राम्स के माध्यम से ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।